सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। चैप्टर का नाम आई थिंक इस बार चेंज हो चुका है, तो जो भी चेंज हुआ है अगेन प्लीज आप चेक करिएगा अपनी बुकों के अंदर। जो प्रिंटेड बुकें होंगी उसमें तो यही चेंज हुआ है, मतलब यही नाम है, लेकिन आई थिंक जो सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट पे नाम डला हुआ है वो शायद से कुछ अलग है। चलिए, तो हाल फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हम वीडियो लेक्चर सीरीज में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेक्चर सीरीज वीडियो की आती रहेंगी, एक एक करके आप देखते रहिएगा पूरे चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट क्या है। हम इस पूरे चैप्टर में किस चीज़ की बात करने वाले हैं वो छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या जाएगा। नंबर 1, अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर द नेहरू। हमें ये समझ में आएगा कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इतने लंबे समय तक चल रही थी। उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण था नेहरू जी का चेहरा, और नेहरू जी एक करिश्माई नेता थे। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं। और हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारा चेंजिंग जो भी 5th चैप्टर है नेम इसका, उसमें हम देखेंगे नेहरू के बाद किस तरीके से पूरी राजनीति के अंदर कांग्रेस में बदलाव हुए और क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंसिडेंट हुए जिसने भारत की राजनीति को 360 डिग्री टर्नओवर कर दिया। देन उसके बाद डिस्क्राइब हाउ द ऑपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्लिट पोज्ड अ चैलेंजेस टू द कांग्रेस डोमिनेंस। पहली बार देखा गया कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी, मतलब कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी थी ऑपोजिशन, वो किस तरीके से यूनाइट हुई, एक साथ जुड़ी, और पहली बार इतिहास के अंदर कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी। इवन कांग्रेस आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ती है और 4 हिस्सों में भी बढ़ती है। मतलब जैसे आज आप कांग्रेस देख रहे हो वो आज की कांग्रेस आई है, कांग्रेस ओ भी थी, कांग्रेस आर भी थी, कांग्रेस नॉर्मल भी थी। तो वो क्या थी, कैसे थी, वो हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक्सप्लेन हाउ न्यू कांग्रेस लीड द इंदिरा गांधी ओवरकम दीज चैलेंजेस। किस तरीके से जो नई कांग्रेस बनी इंदिरा गांधी की, तो उसने किस तरीके से आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा और समाज में बदलाव करे। एंड एनालाइज हाउ न्यू पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजीज फैसिलिटेटेड द रेस्टोरेशन इन द कांग्रेस सिस्टम। और हम लास्ट में इसका ये विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से नई राजनीति ने हमारे पुनर्व्यवस्थित जो भी कांग्रेस आई थी उसको किस तरीके से फैसिलिटेट करा, मतलब किस तरीके से उसकी राजनीति या उनकी आदर्शवादी सोच को बदला। ये पूरी तरीके से इस चैप्टर के अंदर एक मेन निचोड़ है। और एक टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो इस बुक के अंदर जो टाइमलाइन की बात हो रही है वो बात हो रही है 1951 से पहला जनरल इलेक्शन होता है और 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ होती है। तो इस टाइम पीरियड तक तो कांग्रेस पावर में थी ही थी, ठीक है जी। और उसके बाद 1964 से लेके 1980 तक की कहानी इस 2 चैप्टर में बताई हुई है, चैप्टर 5th में और चैप्टर 6th में। तो दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और आप बड़ी आसानी से दोनों को कवर कर पाओगे, दोनों को समझ पाओगे। चैप्टर 5th के अंदर 1964 से 1971 तक किस तरीके से पूरी की पूरी राजनीति बदलती है वो देखेंगे। और 6 चैप्टर में 1971 से लेके 80 तक का दशक हम पूरा पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना सा ही तो टाइमलाइन है, असल में एक छोटा सा टाइमलाइन है, बड़ा बड़ा टाइमलाइन है। इसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक करके समझेंगे और सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा आप लोगों को कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर असल में है क्या। तो सबसे पहले मई 1964 हमारे चाचा नेहरू जी उस टाइम पीरियड पे पहले देश के प्रधानमंत्री बने, जिसमें वो भारत और उनकी डेथ होने के बाद लोगों के दिमाग में यही प्रश्न आता है कि बाद अब देश की भागदौड़ क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ है, रहे हैं पहली बार और उनकी डेथ हो गई, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करने की ज़रूरत क्या है। तो एक लीडर, विजनरी लीडर सामने आता है हमारे, और वो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में जाए या नहीं बनाया जाए। लेकिन दोस्तों नेहरू जी की मृत्यु के बाद सिचुएशन यही थी कि देश चलाएगा कौन। तो सेकंड क्वेश्चन, देश चलाएगा कौन, तो दैट इज़ वाई 1960 के दशक में जब नेहरू जी की डेथ होती है तो देश में एक दिक्कत नहीं थी, देश में बहुत सारी दिक्कतें साथ में उत्पन्न होनी चालू हो गई थी। क्यों? क्योंकि देश में पॉवर्टी थी, देश में असमानता थी, देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे,
और बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो दैट इज़ वाई, मतलब एक तो हमने देश में नया इलेक्शन कमीशन बनाया, देश में नया चुनाव करवा रहे हैं, देश में पीएम नया पहला बना, राष्ट्रपति पहला बना, संविधान बना के देश खड़ा ही हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना चली गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना चली गई, 1962 के अंदर युद्ध भी हो गया है ना, अटैक भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में देश में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रहेंगी। दरिद्रता इसलिए थी, गरीबी इसलिए थी क्योंकि अभी हमारे पास पैसा था नहीं उस लेवल का। असमानता इसलिए थी क्योंकि संविधान सभी लोगों को इक्वल डिवीजन नहीं दे पा रही है। रीजनल डिवीजन इसलिए था, एक राज्य अमीर है, एक राज्य गरीब है, क्योंकि वो पैसे का खेल था कि भाई जहाँ पे साउथ में पैसा ज़्यादा था ऑफकोर्स वो ज़्यादा प्रोस्पेरियस क्लास थी, समृद्धि क्लास वाले लोग थे वो लोग। तो ऐसे में पार्टी ने डिसाइड करा कि इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहला जनरल इलेक्शन 1952 से 57 के बीच में होगा, दूसरा जनरल इलेक्शन 1957 से 62 के बीच में होगा, 1962 से लेके तीसरा जनरल इलेक्शन 67 तक चलना है, यानी कि 1962 में तीसरा आम चुनाव हो चुका है, ठीक है जी। और 1964 में ही नेहरू जी की डेथ हुई है। ऐसे में 2 साल बाद अगर कोई पीएम डेथ हो जाती है तो कांग्रेस के लीडर आपस में डिसाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्शन करवाना। इंटरनल इलेक्शन, आंतरिक चुनाव, आंतरिक चुनाव के आधार पर सभी एमपी ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी पार्टी के बीच में से भी कौन पीएम नया चेहरा बनेगा। दैट इज़ वाई हमने एक नया पीएम बनाया और पार्टी के अंदर से ही 1964 में एक नया पीएम चुन लिया गया। और वो नया पीएम कौन चुना गया आप देख सकते हो, देश के तीसरे प्रधानमंत्री, क्योंकि दूसरे भी वही थे, देश के तीसरे प्रधानमंत्री जो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हेड थे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी पहले रह चुके हैं वो, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री भी रह चुके हैं वो। इतने सारे मंत्रालय तो पहले भी संभाले थे उन्होंने। दैट इज़ वाई देश के तीसरे, यानी कि देश के नेहरू जी के बाद दूसरे राष्ट्रपति बोल सकता हूँ मैंने, शास्त्री जी बनाए गए। अब शास्त्री जी ने ये देखा कि भाई देश के ऊपर बहुत सारे संकट हैं, देश में पहले से ही 1962 का युद्ध जो है वो देश में झेल रखा है। तो ऐसे में शास्त्री जी ने सोचा कि एक तो हमारे किसानों की व्यवस्था खराब है और दूसरा हमारे जवान जो है अगर बाउंड्री पे टिके रहते तो शायद से 1962 के अंदर हमारे से एक्साइजिंग नहीं सुना जाता। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे शास्त्री जी जैसे ही आते हैं, एक्सपीरियंस नेता थे, सिंप्लिसिटी सादगी के लिए जाने जाते थे और कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इनका काम बड़ा फोकस था कि कमिटमेंट बहुत इनकी तगड़ी रहती थी। आप ये देख सकते हो 9 जून 1964 को आए थे और 11 जुलाई 1956 में इनकी डेथ हुई। 2 साल के अंदर इन लोगों ने इंडो पाक वॉर 1955 का वॉर झेला और मॉनसून फेलियर होने की वजह से देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आने वाले व्यक्ति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति हमारे शास्त्री जी हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि शास्त्री जी का कार्यकाल भले से ही 2 साल का रहा हो, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, शास्त्री जी ने बहुत सारे काम करे। अब शास्त्री जी ने क्या किया और क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं। आपको ये पता होगा कि मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी समझाने की कोशिश करी, जो हमारा इंटरनल बाहरी, भारत का बाहरी संबंध था, उसमें हमने पढ़ा था कि तिब्बत एक पड़ोसी मुल्क था चीन, क्या कहते हैं चीन का, और चीन हमारा पड़ोसी मुल्क था जिसकी बाउंड्री 28 चीन से भी तय थी, और यहाँ से नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क था। और ऐसे में प्रॉब्लम ये हुई थी कि चीन जो था वो तिब्बत को कब्जा रहा था और उसने तिब्बत को कब्जा भी लिया था, लेकिन 1959 में चीन के धर्मगुरु हमारे हिमाचल प्रदेश में आके शरण ले लेते हैं और दैट इज़ वाई 1962 के अंदर चीन हमसे हमारे ऊपर वॉर कर देता है और इसे ही हम इंडो सिविल वॉर बोलते हैं। इंडो सिविल वॉर बोलते हैं। इसमें रीज़न ये बताया जा रहा था कि नेहरू जी ने क्या कर रखा था, नेहरू जी ने पंचशील एग्रीमेंट कर रखा था और पंचशील एग्रीमेंट से ये साबित हो रखा था कि अगर हमने पंचशील एग्रीमेंट कर दिया है 5 सिद्धांतों को बातें कर दी है तो पड़ोसी मुल्क जो है हम पे अटैक नहीं करेगा। दैट इज़ वाई हमने अपनी सीमाओं को, हमारी भारत की सीमाओं की अरुणाचल प्रदेश तक हमने अपनी सीमाओं पर सैनिकों को नहीं रखा और सैनिक सीमाओं पर नहीं थे और ये डिसाइड किसी तरह का हमारे आर्मी भाई जिनके जिसे क्वेश्चन मैंने नहीं डिसाइड किया था
और 1952 के अंदर जैसे युद्ध हुआ तो हमारे दो पार्ट हमको खेलने गए, एक ही एक्साइटिंग किया गया और लास्ट में तो एक्साइट थी आगे प्रदेश लगभग 32-43 स्टार के मुद्दे का प्रदेश दैट इज वाई ऐसा कहते हैं कि 1962 के अंदर जब युद्ध हुआ था तो नेहरू जी इसलिए 1964 के अंदर उनको बहुत बड़ा सदमा लगा, दैट इज वाई वो मारे गए। अब सदमा लगा, मारे गए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने फिर भी अपनी स्थिति को सुधारते वक्त हमने शास्त्री जी को चुन लिया और शास्त्री जी देश में नए दिया। ऐसे में उनको ये पता था कि पाकिस्तान में ये पता था कि अभी जब इंडिया जो है वॉर करके आ रहा ही है, उनकी कैटेगरी छीन गई है और खुद नकली पीढ़ी है उनकी हो गई, तो देश का जो नया पीढ़ी आएगा वो क्या कर पाएगा कुछ नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। ये जो नारा दिया था, इस नारे ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी थी, अगर किसान मजबूत होगा तो खेती मजबूत होगी और जवान मजबूत होगा तो हमारी सीमा जो है वो मजबूत होगी। इससे हमने पूरी तरीके से अपनी जो भी खराब स्थिति थी हमारी उसको हमने ठीक करा। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होगा और वर्ल्ड वाला जो चैप्टर में पढ़ा रहा था उसमें पहले मैंने पाकिस्तान का रिलेटेड और बता दिया है। अप्रैल पाकिस्तान में गुजरात के कच्छ इलाके से पाकिस्तान अटैक करता है हमारे भारत के अंदर और सितंबर में ही हम लोगों ने उसका जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों ही बॉर्डर में पाकिस्तान का रन ऑफ करते हैं लोगों ने क्यों अटैक करा, क्योंकि जंगली इलाका है, पेड़ सर ठीक करके एक जगह है, आपको पता होगा पाकिस्तान में हमारा ठीक है और वहाँ से लोगों ने अटैक करा जंगली इलाके से गुजरात से हो गए और हमारे ऊपर अटैक करने लगे। हमने जंगली एक साइड से और एक साइड पंजाब दोनों से हम लोगों ने सितंबर में अटैक करा और फाइनली हम लोग लाहौर तक पहुँचे। 1965 का जो वॉर था उस वॉर के अंदर आपको कह सकते हैं कि पाकिस्तान उस वॉर के अंदर और देश के उस टाइम पीरियड में जो मार्शल मतलब फील्ड मार्शल ऑफिसर जो पाकिस्तान के थे वो आयुब खान थे, ये रूस के रास्ते पर थे। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में सलाह मशवरा करने के लिए ताशकंद करने के लिए क्योंकि हमने लाहौर तक इलाके कैप्चर कर लिए थे और इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के लोग इंटरफेरेंस करते हैं और हमारे बीच में दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ताशकंद एग्रीमेंट किया जाता है। अगेन हमने पूरी की पूरी ज़मीन लाहौर तक जो हमने कैप्चर करी हुई थी वो हमने पाकिस्तान को वापस दे दी। सोचिए, तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि जब वापस दे दी आयुब खान को तो उन्होंने इसका पूरी तरीके से मतलब एक बोला भी नहीं कि थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ से हमने देखा उसके बाद जब आपके क्या कहते हैं शास्त्री जी, ये 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी 1966 के दिन ये साइन करे गए थे ताशकंद के अंदर और उसी के अगले दिन 11 जनवरी 1966 में उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से अगेन कांग्रेस फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाती है कि 1962 के अंदर तो तीसरा आम चुनाव हुआ है और वो चलना चाहिए 1967 तक, ठीक है जी, और चलना चाहिए 1967 तक, लेकिन 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और 1966 में फिर दोबारा शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ना। तो अब 1 साल का टाइम पीरियड बचा हुआ है। अब 1 साल के टाइम पीरियड में हम ऐसा क्यों इलेक्शन करवाएं दोबारा, फिर क्यों पैसे फूकें? दैट इज़ वाई यहाँ 1 साल की राजनीति पूरी की पूरी तरीके से कांग्रेस की तख्ता पलट कर देती है, कांग्रेस की काया पलट कर देती है। और अभी हम जानेंगे शास्त्री जी की डेथ के बाद किस तरीके से अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ से कहानी थोड़ी सी नेक्स्ट टाइम पे जाएगी, जो वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शास्त्री जी की डेथ हो गई है, अब कांग्रेस में किस तरीके से क्या बदलाव होंगे वो हमें वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में समझ में आएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो हमारे ज़रूर सारे लेक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पे ज़रूर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। तब तक के लिए अधिक जानकारी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।